हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं वोकैबुलरी का सेशन नंबर 33। पिछली सभी क्लासेस मींस वोकैबुलरी 01 से लेकर 32 तक की क्लासेस आप देख सकते हैं। एक प्लेलिस्ट बना हुआ है वोकैबुलरी न्यू 2024 के नाम से, वहां से जाकर और इनकी जो पीडीएफ्स हैं वो प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल आशीष क्लासेस से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप पेड कोर्सेज एक्सेस करना चाहें, जिसमें एक पेड कोर्स अब समाप्ति की ओर है, एसएससी और सीडीएस के लिए मैंने स्टार्ट किया था वो कोर्स, उसमें 74 क्लासेज हो चुकी हैं। आज क्लास नंबर 75 वहां पे होनी है। ठीक है, वहां पे बस 2 ही टॉपिक ग्रामर के बचे हैं। उसके बाद में हम पैसेज डिस्कस करने वाले हैं, वन वर्ड्स और इडियम्स एंड फ्रेजेस डिस्कस करने वाले हैं। तो वो क्लासेज आप अगर चाहें तो आप आशीष क्लासेज एप्लीकेशन से एक्सेस कर सकते हैं और उनकी डेमो वीडियोस देखकर आप ये निर्णय लें कि आपके लिए उपयोगी है कि नहीं है। ठीक है, आरएएस के विद्यार्थियों के लिए भी वहां पे कोर्स उपलब्ध है और भी बहुत सारे कोर्सेज हैं, एक बार आप विजिट करके देख सकते हैं। आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास, जिसमें सबसे पहले हम देखेंगे पिछली क्लासेस के कुछ वर्ड्स। तो सली जो है वो वर्ब है, इसका मतलब होता है टेंट, या इसे कहते हैं सोइल, या इसे कहते हैं टार्निश। मतलब धूमिल करना, प्रतिष्ठा को कलंकित करना, है ना, अपमानित करना, ये सब इसका मतलब होते हैं सली के। टेंट, सोइल और टार्निश। प्रोग्नोस्टिकेट है, इसका मतलब है फोरटेल कह सकते हो, या इसे हम कह सकते हैं फोरकास्ट, या कह सकते हैं ओगर। मतलब भविष्य में होने वाली किसी घटना की पहले से जानकारी देना प्रोग्नोस्टिकेट कहलाता है। ये वर्ब है। टेल ऑफ है वो फ्रेजल वर्ब है, इसका मतलब वेन होता है, या इसे हम रिड्यूस करना बोलते हैं, या इसे हम कहते हैं डिमिनिश करना, कम होना कह सकते हो, है ना, डिक्रीज होना कह सकते हो। टेल ऑफ फ्रेजल वर्ब है। सॉलिसिट जो है वो ये वर्ब है, इसका मतलब बैग होता है, या आस्क फॉर होता है, या फिर इसे हम कहते हैं रिक्वेस्ट, मतलब निवेदन करना। रिट्रैक्ट भी वर्ब है, इसका मतलब या तो टेक बैक होता है, या इसका मतलब है विड्रॉ, वापस लेना। ठीक है, अपने पैर वापस खींच लेना, जिस फील्ड में आपने प्रवेश किया वहां से वापस निकल जाना, ये सब इसके रिट्रैक्ट के मतलब है। इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। अब देखिए, हम पहला शब्द डिस्कस करेंगे लग्जूरियंट। लग्जूरियंट की वर्ड कैटेगरी जो आपको दिख रही है यहाँ पे, उसके हिसाब से ये एडजेक्टिव होगा। एडजेक्टिव इसलिए कि फॉरेस्ट यहाँ पे नाउन है ना, विद प्रेपोजिशन है। प्रेपोजिशन के बाद में एक ऑब्जेक्ट लगता है, ऑब्जेक्ट के नाम पर आपके पास फॉरेस्ट है, इसका मॉडिफायर है वो एडजेक्टिव है लग्जूरियंट। इसका प्रोनाउंसिएशन क्या, लग्जूरियंट। अब लग्जूरियंट का मतलब क्या होता है वो डिस्कस करेंगे। पहले आप देखिए कि इस सेंटेंस में कोई एरर है कि नहीं है। एरर बताइए, क्योंकि आजकल हम लोगों ने यहाँ पे डिस्कस करना स्टार्ट कर दिया है। वोकैब के साथ साथ एरर वाला पार्ट भी हम डिस्कस करते हैं। कुछ समझ में आया? दिस स्ट्रेच ऑफ लैंड वॉज वंस कवर्ड विद लग्जूरियंट फॉरेस्ट बट हैज नाउ बेयर। देखिए, ये जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है, ये जो जमीन का फैलाव है, भूमि का फैलाव है, ये ढका हुआ है किससे? लग्जूरियंट फॉरेस्ट से। उस फॉरेस्ट से जो लग्जूरियंट है, लेकिन अब ये क्या है? एकदम बेयर है। बेयर का मतलब होता है अनकवर्ड, नग्न अवस्था में, है ना। अब मतलब इस पे पेड़ वगैरह कुछ है ही नहीं, ये कहना चाहता है। अब यहाँ पे इस स्ट्रेच ऑफ लैंड के लिए हैज नहीं आएगा। हैज तो रखने के सेंस में आ सकता है मैन वर्ब के रूप में, तो यहाँ पे करिए इज नाउ बेयर। अब ये स्ट्रेच ऑफ लैंड जो है पहले तो ऐसे था, अब ऐसा है। तो जैसे यहाँ वॉज पास्ट में है, वैसे प्रेजेंट में क्या आएगा? इज आएगा। तो ये तो है एरर वाला पार्ट। इसका मतलब क्या है? लश, अबेंडेंट। ठीक है, इसका मतलब लेविश भी हो सकता है, प्रचुर मात्रा में कह सकते हो। प्रचुर मात्रा में कोई चीज जो बिल्कुल हरी भरी हो, बहुत सारी अधिक मात्रा में कोई चीज हो, उसको हम बोलते हैं लेविश। वैसे एक बहुत ज्यादा खर्चा करने वाला भी होता है, तो चाहो तो आप इसकी जगह प्रोफ्यूज कर लो, बहुत अधिक मात्रा में, है ना, प्रोफ्यूज कर लो, ज्यादा ठीक रहेगा। तो लश, अबेंडेंट और प्रोफ्यूज। तो जो स्ट्रेच ऑफ लैंड है वो कभी तो ढका हुआ था लग्जूरियंट फॉरेस्ट से, लेकिन अब ये क्या है? एकदम बेयर है। ये इसका मतलब है। पहले वर्ड को हमने डिस्कस कर लिया है। वर्ड नंबर 2 की बात करेंगे। तो वर्ड नंबर 2 है आपके पास कंसीटेड। कंसीटेड, कंसीटेड इसको बोलते हैं, CONCEITED। इसकी वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है। कैसे? विदाउट विशिंग टू साउंड कंसीडेड। ये साउंड जो है ना,
ये एक प्रकार से लगना, सीम होना, प्रतीत होना इस अर्थ में है। इसके बाद में आपको कॉम्प्लीमेंट लगाना होता है और कॉम्प्लीमेंट यहाँ पे ये बन रहा है कंसीटेड, और कंसीटेड जो है वो किसके लिए आ रहा है? आई के लिए आ रहा है ना, खुद के लिए आ रहा है कि मैं कंसीटेड नहीं लगना चाह रहा था, है ना, ये मतलब है। तो एडजेक्टिव है। अब आप एक बार देखिए कि इसमें एरर क्या है। विदाउट विशिंग टू साउंड कंसीटेड आई एम बेस्ट सेल्स पर्सन इन द कंपनी। देखो यहाँ पे एरर है, बेस्ट है वो डिग्री सुपरलेटिव है और एडजेक्टिव की है, क्योंकि यहाँ पे सेल्स पर्सन नाउन है। तो एडजेक्टिव की डिग्री सुपरलेटिव अगर होती है तो उससे पहले हम द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। और इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है एरोगेंट, घमंडी, ठीक है। या फिर हमें कहूँ इसको अपिश भी कह सकते हो, घमंडी, एरोगेंट या अपिश, ठीक है। एक प्राउड होता है प्राउड भी कर सकते हो। तो क्या कहना चाह रहा है ये कि मैं मतलब बिना इस चीज की इच्छा किए कि मैं घमंडी लगूं, है ना, यहाँ पे साउंड का मतलब लगना, प्रतीत होना है कि मैं घमंडी लगूं, इस चीज की इच्छा किए बगैर मैं सबसे ज्यादा मतलब सबसे बेहतर किस्म का सेल्स पर्सन हूं कंपनी में, ये कहना चाह रहा है। दूसरा वर्ड है कंसीटेड, इसका मतलब घमंडी है, एडजेक्टिव है ये, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है फ्लो, और फ्लो आप देखिए नाउन है क्योंकि डिटरमिनर के बाद दे रखा है। फ्लो क्या है? नाउन, क्योंकि डिटरमिनर के बाद है, ये डिटरमिनर हो गया। देखो देखिए क्या एरर है इसमें। देखो यहाँ पे एरर वाला पार्ट जो है वो ये है कि एनी जो है वो जनरली पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस में नहीं आता है, सम का प्रयोग करेंगे। वैसे एनी आ सकता है अफर्मेटिव में, लेकिन वो तब आता है जब सभी चॉइसेस ओपन हो, कोई भी, कैसा भी, कभी भी, इस प्रकार के मीनिंग अगर आएंगे तो कोई भी चॉइसेस, जितने भी चॉइसेस ओपन है, उपलब्ध हैं, वो सब के सब ओपन है, तो एनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में भी करते हैं, लेकिन ऐसा इसका मीनिंग नहीं है फिलहाल, तो सम आएगा इसका मतलब है डिफेक्ट, या इसका मतलब है फॉल्ट, या इसका मतलब है इम्परफेक्शन। इसे हिंदी में कह सकते हैं त्रुटि। क्या कह सकते हो? त्रुटि। तो देयर आर सम फ्लॉज इन आर आर्ग्यूमेंट, उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ यहाँ पे त्रुटि है, कुछ यहाँ पे कमी है, ये इसका मतलब है। तो उसके आर्ग्यूमेंट में कुछ त्रुटि है। देयर से जब स्टार्ट करते हो तो इन्वर्जन लगता है, तो आर जो है ये फ्लॉज को देख के आ रहा है, उल्टा यहाँ पे आर जो है किसको देख के आ रहा है? फ्लॉज को देख के आ रहा है, ठीक है। तो ये हो गया फ्लॉ। नेक्स्ट पे आइए। नेक्स्ट वर्ड है शोडी। शोडी की वर्ड कैटेगरी एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव इसलिए है कि वे यहाँ पे नाउन है, इसकी विशेषता बता रहा है। इसमें देखो एक बार कि कौन से पार्ट में एरर है, क्या एरर है। दे रिफ्यूज्ड हिम सिक लीव व्हेन ही हैड द फ्लू व्हिच इज अ शोडी वे टू ट्रीट एम्प्लॉय। देखो यहाँ दोस्तों गलती ये है कि एम्प्लॉय यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, और सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो और अगर अनजान हो, इंडेफिनेट हो, तो ए या एन लगता है, तो एम्प्लॉय से पहले एन लगेगा, ठीक है, ये एरर है। जब भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन आप देखते हैं तो वहां पे आपको आर्टिकल लगाना चाहिए, चाहे द लगे अगर स्पेसिफिक है तो, और जेनरिक है, या फिर कहें कि कोई भी इंडेफिनिट नाउन अगर है तो वहां पे आपको ए या एन लगाना चाहिए। इसलिए मैंने यहाँ पे एम्प्लॉय का वाउल साउंड है, इसलिए हमने किसका प्रयोग किया है? एन का। इसका देखो मतलब क्या है? इंफीरियर या पुअर क्वालिटी या टोड्री, हिंदी में इसको कह सकते हैं घटिया। क्या कह सकते हो? घटिया। क्या कहना चाह रहे हैं? दे रिफ्यूज्ड हिम सिक लीव, उन्होंने उसे सिक लीव मतलब बीमार था, छुट्टी देने से इनकार कर दिया। व्हेन ही हैड द फ्लू, जब उसको फ्लू हो गया था। फ्लू से पहले द लगेगा, ध्यान रखिएगा। विच इज अ शोडी वे टू ट्रीट एन एम्प्लॉय, जो कि एक बड़ा घटिया तरीका है किसी कर्मचारी से व्यवहार करने का, ये इसका ट्रांसलेशन हुआ। तो फोर्थ शब्द हमने डिस्कस कर लिया है, क्या? शोडी। नेक्स्ट रेमिनेंट्स। रेमिनेंट्स, रेमिनेंट नाउन है क्योंकि एस जोड़ रखा है, प्लुरल बना रखा है ना। नाउन ऐसा शब्द होता है जिसका बहुवचन बन सकता है, ठीक है। और रेमिनेंट का मतलब देखेंगे, लेकिन पहले आप देखिए कि इसमें एरर क्या है, उसके बाद इसका मीनिंग बताता हूं। देखो रेमिनेंट में द लगेगा, क्योंकि रेमिनेंट्स किसके हैं? ये दे रखा है,
ऑफ अ ह्यूज फॉरेस्ट, एक बहुत बड़े जंगल के, तो द लगेगा। इसका मतलब होता है लेफ्ट ओवर या रिमाइंडर या रिमेनिंग पार्ट, बचा हुआ भाग। बचा हुआ भाग, शेष भाग। क्या कह रहा है? दीज फ्यू ट्रीज आर द रेमिनेंट्स ऑफ ए ह्यूज फॉरेस्ट। ये जो बड़े मतलब कुछ पेड़ हैं, यही बस इस बड़े जंगल में यही बचे हुए पार्ट हैं, यही बचा है और कुछ बचा नहीं है इसमें। तो ये मतलब है लेफ्ट ओवर और रिमाइंडर या रिमेनिंग पार्ट। इस लेफ्ट ओवर को भी तुम साथ में ले लो, लेफ्ट ओवर साथ में लिख लो, ऐसा लिखा जाएगा। नेक्स्ट पे आइए, अगला शब्द हमें देखना है, राइज इन इंटरेस्ट रेट वुड सीवियरली रिटार्ड। रिटार्ड की वर्ड कैटेगरी है वो वर्ब है, क्योंकि वुड मॉडल है, मॉडल के साथ बेस फॉर्म दे रखी है। पहले देखो एरर क्या है, उसके बाद में इसका मीनिंग बताता हूं। राइज इन इंटरेस्ट रेट्स वुड सीवियरली रिटार्ड इकोनॉमिकल ग्रोथ। देखो यहां पे एरर ये है कि इकोनॉमिकल जो होता है मितव्ययी होता है, जबकि यहां पे आर्थिक वृद्धि की बात है तो इकोनॉमिक आएगा, इकोनॉमिकल नहीं आएगा। ठीक है, इकोनॉमिकल क्या होता है? मितव्ययी, जो कम पैसा खर्च करता है। तो यहाँ पे क्या आएगा? आर्थिक के लिए इकोनॉमिक। और एरर मतलब इसमें मीनिंग क्या है इसका? इसका मतलब होता है स्लो, मतलब क्लोग कह दो, हिंडर कह दो, है ना, या स्लो डाउन करना कह दो, है ना, रुकावट डालना कह सकते हो, या गति धीमी करना। गति धीमी करना, या तो रुकावट डालना या गति धीमी करना, क्लोग, हिंडर, स्लो डाउन, ये सब इसके मतलब होते हैं, है ना। एक रोकने के लिए स्टॉल भी आता है, STALL। तो अराइज इन इंटरेस्ट रेट्स, तो अगर ब्याज दरों में बढ़ोतरी होगी तो कोई भी वृद्धि जो है ब्याज दरों में, वो बहुत ज्यादा सिवियरली मतलब बहुत ज्यादा आर्थिक वृद्धि को रिटार्ड करेगी, प्रभावित करेगी, स्लो डाउन कर देगी, मंद कर देगी गति। नेक्स्ट है रिप्लीट। पहले बताइए एरर क्या है? वैसे रिप्लीट जो है वर्ब है, सॉरी एडजेक्टिव है, क्योंकि इज यहाँ पे लिंकिंग वर्ब है, लिंकिंग वर्ब के बाद में कॉम्प्लीमेंट आता है और कॉम्प्लीमेंट नाउन प्रोनाउन या एडजेक्टिव होता है। यहाँ पे एडजेक्टिव रिप्लीट। देखो देखिए क्या एरर है इसमें। एरर ये है कि रिप्लीट के साथ में विद लगता है प्रेपोजिशन, ये फिक्स्ड प्रेपोजिशन याद रखिएगा, रिप्लीट के साथ में विद लगता है। तो ये वैसे है फिल्ड विद, फिल्ड के साथ भी विद लगता है, फुल के साथ में ऑव लगता है, या ब्रीमिंग, भरा हुआ, है ना, ये मतलब है भरा हुआ। क्या कहना चाह रहा है? दैट डिक्शनरी इज रिप्लीट विद डिटेल्ड इलस्ट्रेशंस। इलस्ट्रेशन होते हैं चित्र वगैरह, मान लीजिए, जिससे आप कोई चीज को एक्सप्लेन कर सको, उसको इलस्ट्रेशंस बोलते हैं। तो डिक्शनरी जो है भरा हुआ है डिटेल इलस्ट्रेशन से। इतने इलस्ट्रेशन मतलब काफी डिटेल तरीके से इलस्ट्रेट किया गया है, चीजों को समझाया गया है, उससे भरा हुआ है, उन एग्जाम्पल से भरा हुआ है। नेक्स्ट रेस्प्लेंडेंट। रेस्प्लेंडेंट ये एडजेक्टिव है, क्योंकि ये एक्चुअल में रेस्प्लेंडेंट किसके लिए आ रहा है? हर के लिए आ रहा है। तो प्रोनाउन या नाउन की विशेषता बताए वो एडजेक्टिव होता है। इसमें बताइए एरर क्या है? आई सो हर एट द अदर एंड ऑफ द रूम रेस्प्लेंडेंट इन रेड ड्रेस। अभी बताया था मैंने, उसी के अकॉर्डिंग इसमें भी एरर निकालनी है। देखो एरर ये है कि ड्रेस यहाँ पे सिंगुलर काउंटेबल है। अभी बताया था सिंगुलर काउंटेबल नाउन हो तो आर्टिकल लगेगा, इनडेफिनेट हो पता नहीं रेड ड्रेस कौन सी है तो ए लग जाएगा। इसका मतलब है ब्राइट, या इसे कहेंगे ब्रिलियंट, या इसे कहेंगे डेजलिंग, चमकीला, चकाचौंध भरा। क्या मतलब है? चमकीला। तो आई सो हर एट द अदर एंड ऑफ द रूम, मैंने उसे रूम के दूसरे छोर पर देखा, वो रेड ड्रेस में, मतलब रेस्प्लेंडेंट, चमक रही थी, ब्राइट थी, ब्रिलियंट थी, डेजलिंग थी, ये कह सकते हो। ठीक है, रेस्प्लेंडेंट का ये मतलब है।
नेक्स्ट है लस्टर, LUSTRE, लस्टर। ये नाउन है क्योंकि पजेसिव एडजेक्टिव दे रखा है, तो पजेसिव एडजेक्टिव के बाद में नाउन आएगा। अब देखो इसमें एरर क्या है। गोल्ड रिटेन्स हिज, देखो गोल्ड के लिए हिज थोड़ी ना आएगा, गोल्ड के लिए तो इट्स आएगा। हिज तो तब आता जब यहाँ पे ही होता या कोई मेल होता सब्जेक्ट। लस्टर का मतलब होता है शीन या ग्लोस या शाइन, हिंदी में इसको बोलेंगे चमक। शीन ग्लोस या शाइन, चमक को बोलते हैं क्या, लस्टर। गोल्ड रिटेन्स इज लस्टर, गोल्ड जो है, सोना जो है, वो अपनी चमक को बरकरार रखता है और फार लॉन्गर देन अदर मेटल्स, अन्य धातुओं की तुलना में काफी ज्यादा लंबे समय तक इसकी चमक बरकरार रहती है, ये इसका मतलब है। और लास्ट देखेंगे डायरनल। डायरनल की वर्ड कैटेगरी है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव इसलिए है क्योंकि यहाँ पे एनिमल्स है, वो नाउन है और ये नाउन का मॉडिफायर है, तो एडजेक्टिव हो गया डायरनल। अब देखो देखिए इसका क्या, कोई एरर क्या है इसमें। देखो इसमें कोई भी एरर नहीं है, नो एरर वाला सेंटेंस है। डायरनल का मतलब होता है डे टाइम या डेली, मतलब दिन के समय से संबंधित, दिन से संबंधित, दिनकर बोल सकते हो, दिन से संबंधित। वैसे इसको एवरीडे भी कह सकते हो, प्रतिदिन भी कह सकते हो, प्रतिदिन भी इसका सिनोनिम होता है ना। इसका एक एंटोनिम बता देता हूं, ये भी इंपॉर्टेंट है। इसका एंटोनिम होता है नॉक्टर्नल, निशाचर, जो रात से संबंधित हो। तो जो कंगारूज हैं वो कैसे हैं, डायरनल हैं, है ना। और उल्लू है वो क्या है, नॉक्टर्नल है, ऐसे याद रखिएगा। तो ये आज की क्लास के वर्ड्स हुए। अब एक बार फटाफट से रिवीजन कर लेते हैं। सली जो है वो वर्ब है, टेंट, टार्निश, सोइल, ये सब इसका मतलब है, मतलब धूमिल करना, कलंकित करना। प्रोग्नोस्टिकेट वर्ब है, फोरकास्ट, फोरटेल या ओगर, पहले से ही किसी चीज के बारे में बता देना, भविष्यवाणी करना। टेल ऑफ एक फ्रेजल वर्ब है, रिड्यूस या इसे लेसन कहेंगे, वेन कहेंगे, मिटिगेट कहेंगे, कम होना। सलिसिट जो है ये वर्ब है, आस्क फॉर होता है, रिक्वेस्ट होता है या बैग, निवेदन करना। और रिट्रैक्ट का मतलब टेक बैक या फिर विड्रो। इसके बाद अगला शब्द देखिए, अगला शब्द है लग्जूरियंट। लग्जूरियंट एक एडजेक्टिव है। लग्जूरियंट का मतलब होता है प्रचुर मात्रा में, बहुतायत में। तो इसको तुम आप क्या कह सकते हो, प्रोफ्यूज कह सकते हो, है ना। लग्जूरियंट को आप लश कह सकते हो, प्रोफ्यूज कह सकते हो, अबंडेंट कह सकते हो, ये सब होता है प्रचुर मात्रा के सिनोनिम्स। फिर इसके बाद में वर्ड था कंसीटेड। कंसीटेड है वो एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब होता है अपिश, प्राउड, है ना, घमंडी को बोलते हैं, एरोगेंट। फिर अगला शब्द देखा फ्लॉ, ये नाउन है, इसमें डिफेक्ट हो सकता है या इम्परफेक्शन हो सकता है, फॉल्ट हो सकता है, त्रुटि को, गलती को बोलते हैं। फिर अगला है शोडी, एक एडजेक्टिव है, इसका मतलब इंफीरियर क्वालिटी होता है, वेरी बैड हो सकता है, डिफेक्टिव हो सकता है ना, घटिया को बोलते हैं शोडी। फिर अगला है रेमनेंट्स, ये एक नाउन है, इसका मतलब रिमेन्स, रिमेनिंग पार्ट, रिमाइंडर, लेफ्ट ओवर, बचा कुचा भाग। नेक्स्ट शब्द था रिटार्ड, ये वर्ब है, इसका मतलब स्लो डाउन करना है, डिले करना है, स्टॉल करना है, ऑब्स्ट्रक्ट करना है, हिंडर करना है, क्लोग करना है, रुकावट डालना, बाधा पहुंचाना या धीमा कर देना गति को। रिप्लीट एडजेक्टिव है, फुल ऑफ, फिल्ड विद, है ना, ये मतलब होते हैं, या ब्रीमिंग कह सकते हो इसको। फिर अगला शब्द था रेस्प्लेंडेंट, ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब ब्राइट, ब्रिलियंट, ये कह सकते हो, जो चमकीला हो उसको क्या कह सकते हैं, रेस्प्लेंडेंट, शाइनिंग कह सकते हो। लस्टर है, ये शीन, शाइन या ग्लॉस, चमक को बोलते हैं, नाउन है। और एक अंतिम शब्द था डायरनल, डे टाइम कह सकते हो, डेली कह सकते हो, एवरीडे कह सकते हो, रिलेटेड टू डे टाइम कह सकते हो, जो दिन से संबंधित, और इसका एंटोनिम बताया मैंने, नॉक्टर्नल। ये था दोस्तों सेशन नंबर 33। मुलाकात होगी सेशन नंबर 34 में, एक नया सेशन, नए वोकैब के साथ। पिछले सभी चीजें रिवाइज जरूर करते रहें और शेयर और लाइक करना ना भूलें। मिलते हैं कल ठीक शाम 5:30 बजे, तब तक नमस्कार, थैंक यू वेरी मच।